नमस्कार, मैं हूं श्री शुक्ला। अग्निपथ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मार मोहरिया तान के भैया आए हैं, नई रोशनी लाए हैं, ऐसे नारे बहुत जल्दी आपको अपनी गलियारों में, गलियों में देखने को मिलेंगे। चाहे शहर हो, चाहे कस्बे हों, वहाँ एक अलग तरह का उत्सव मनता दिखेगा, क्योंकि निकाय चुनाव की बिसात बीत चुकी है। यूपी में दिवाली के बाद निकाय चुनाव की सरगर्मियां पूरे शबाब पर होंगी। हालांकि सियासी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी। बीजेपी ने तो बाकायदा मंत्रियों को जिम्मेदारी सौंप दी है। साथ ही साथ हर जिले में संगठनों की बैठकों का मुद्दा निकाय चुनाव ही है। प्रदेश महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह, प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी लगातार जिलों का दौरा कर रहे हैं और खुद मुख्यमंत्री ने कोर कमेटी के साथ बैठक की है। तो वहीं समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने भी समाजवादी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को निर्देश दिया है कि वो मतदाता सूची के काम को देखें, नए वोटर्स के नाम बूथ स्तर तक जुड़वाएं और उनको मजबूती के साथ खड़ा करें। निकाय का दंगल किसके लिए मंगल लेकर आएगा, अभी इसमें वक्त है, लेकिन उससे पहले आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि सपा, भाजपा, कांग्रेस, प्रसपा, बसपा और साथ ही छोटे दलों की इस चुनाव को लेकर क्या तैयारियां हैं। मौजूदा नगर निकायों के कामकाज से जनता कितनी खुश है, कितनी नाखुश है। इस बारे में चुनाव में अहम मुद्दे कौन कौन से रहने वाले हैं, क्योंकि हाल ही में आपने देखा होगा कि बारिश ने पूरी व्यवस्था की पोल खोल दी थी और इन तैयारियों की जब पोल खुली तो पता चला कि अभी नगर निगम, नगर निकाय, नगर पालिकाओं में बहुत काम होना बाकी है। ऐसे में हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सियासी दल इन चुनौतियों का सामना कैसे करेंगे। तो आज हम इस बहस को शुरू करते हैं। मैं सबसे पहले गेस्ट पैनल से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ अरविंद यादव हैं, प्रवक्ता हैं पीएसपीएल के, नावेद शिको हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, संजय चौधरी हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के, इसके अलावा तारिक अहमद लारी साहब हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, प्रियंका गुप्ता हैं, प्रवक्ता कांग्रेस की। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संजय चौधरी जी, इन निकाय चुनाव के लिए क्या तैयारियां हैं आपकी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने निकाय के चुनाव को लेकर अपने पूरे संगठन को तैयार कर दिया है और जैसे हम अपने हर चुनाव की तैयारी करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का हर चुनाव हम बूथ लेवल पर लड़ते हैं। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव का जो केंद्र बिंदु रहता है वो हर चुनाव में बूथ का लेवल रहता है और हम जितने बूथ जीतते हैं, हम चुनाव के बजाय बूथ को जीतने पर विश्वास करते हैं। तो हमने पहले ही योजना बना रखी थी कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने चुनाव अभियान को इस विषय पर ही केंद्रित किया था कि भारतीय जनता पार्टी ने सूची बनाई थी कि जो जो बूथ हम हारे हैं उन बूथ को कैसे मजबूत करें। इस अभियान में भारतीय जनता पार्टी लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने अपने संगठन को, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पदाधिकारियों को, भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश के मंत्रियों को इस पूरे चुनावी अभियान में लगाया है और नीचे से लेकर ऊपर तक, नगर पंचायत से लेकर नगर निगमों तक, यहाँ तक कि वार्डों में भी भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। वे जाकर वहाँ की स्थिति का अवलोकन कर रहे हैं, संगठन में जो कमी है उन कमी को दूर कर रहे हैं और इस प्रकार मजबूत संगठन के आधार पर मजबूत बूथ को जीतकर मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से पारंपरिक रूप से शहरी नगर निगम, नगर निकाय, इनको पारंपरिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के ये मजबूत गढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के आधार पर, अपने कार्यक्रमों के आधार पर और सरकार के लोकप्रिय और सरकार के जनप्रिय अपने कार्यक्रम को जो भेदभाव से मुक्त, भ्रष्टाचार से मुक्त होकर लोगों तक पहुंचे हैं, उनके आधार पर एक बार फिर से अपने जीत के अभियान को आगे ले जाएगी। जी लारी साहब, आप लोगों की किस तरह की तैयारियां हैं? कौन कौन से मुद्दे लेकर आएंगे जिससे आप सरकार को घेरें? और ख़ास तौर पर ये कहा जाता है कि नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, उससे एक तरह से कहा जाए दिशा तय होती है कि पब्लिक का मूड किस तरफ है। तो आप लोगों की तैयारी किस तरह से है? देखिए, पहली बात ये समझिएगा कि ये नगर निगम और नगर निकाय के चुनाव हो जाए, ये बहुत ही लोकल स्तर पे होते हैं और इसमें हर पार्टी से कई कैंडिडेट होते हैं और कई कैंडिडेट खड़े भी होते हैं।
जो पार्टियों से त्यागपत्र नहीं देते हैं लेकिन खड़े होते हैं, वो बाद में फिर पार्टी वापस ज्वाइन करते हैं। बहुत वो सब होता है, लोकल स्तर पे होता है, प्रधानी के चुनाव, और इसमें कोई फ़र्क नहीं होता है। तैयारी की बात रही तो तैयारी तो हम लोग की चली रही थी। इसी बीच हम लोग के वहाँ दुखद हादसा हुआ, नेताजी का स्वर्गवास हो गया, तो वो 2-3 दिन मामला टला, उसके बाद फिर मामला चल रहा है। अध्यक्ष जी अभी भी उसी में है क्योंकि पारिवारिक कई मसले उनको हल करने हैं और कई वो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, वो सब राइट्स रिचुअल्स की करनी होती है, तो उसमें वो लगे हुए हैं। तो इंशाल्लाह वो भी दिवाली बाद वो भी फ्री हो जाएंगे, तो उसके बाद वो भी उसमें लग जाएंगे और समीक्षा करेंगे वो कि क्या चल रहा है। रही मुद्दों की बात, तो इस बार आपने देखा होगा कि मुद्दों के मसले पे सबसे ज़्यादा पानी का भराव, जल निकासी का सिस्टम बहुत ख़राब हुआ। सड़कों में गड्ढों में हम लोग सड़कें ढूंढ के चलते हैं, और कानून व्यवस्था भी लोकल स्तर का ही काम है। कानून व्यवस्था इतनी है कि आप खुद देख लीजिए शे भाई कि अभी 2 दिन पहले 3 दिन पहले का हादसा है, लड़की का सामूहिक बलात्कार, अपहरण करके सामूहिक बलात्कार 18 साल की छात्रा का होता है, और पुलिस FIR तक नहीं लिखती है, और बाद में एक अदना से कर्मचारी को सस्पेंड किया जाता है, जबकि सस्पेंड होना है और नौकरी से बर्खास्त होना चाहिए प्राची सिंह को, क्योंकि उनको ऐसा हो ही नहीं सकता कि उनको जानकारी ना दी गई हो। छोटी छोटी चीज़ों की जानकारी दी जाती है, और आप लोग जैसे FIR दर्ज हुई थी, ये आपको मालूम ही है कि आप लोगों ने कितना इनिशिएटिव लिया, तब जाके हुआ। मैं आप लोग का धन्यवाद देता हूँ, बहुत धन्यवाद कि लड़की के साथ कुछ तो इंसाफ होगा, लेकिन मुझे इंसाफ की उम्मीद कम है जब तक प्राची सिंह रहेंगी। तो मुद्दे ये भी आएंगे कि राजधानी, आप देखिए राजधानी में किडनैप करके, टेम्पो चालक किडनैप करके छात्रा का बलात्कार करते हैं और FIR तक नहीं दर्ज की जाती है पुलिस के द्वारा 24 घंटे तक, और 26 घंटे बाद मेडिकल होता है उसका। ये है पुलिस, ये है सरकार। तो इससे ये पता चलता है, ये सिर्फ आंकड़ों का खेल दिखाने के लिए कि कौन सी सरकार अच्छी है, आंकड़ों का खेल दिखाने के लिए ये लोग मुकदमे भी दर्ज नहीं करते हैं। तो ये है इनका आंकड़ों का खेल कि हमारी सरकार कितनी अच्छी और वो सरकार कितनी खराब थी। तो ये FIR दर्ज नहीं होगी तो आंकड़े कहाँ से आएंगे? जी प्रियंका जी, आप ये बताइए कि आप कांग्रेस पार्टी किस तरह की तैयारी कर रही है और किस तरह के मुद्दे लेकर वो जनता के बीच में जाएगी? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी जो है प्रदेश स्तर से लेकर बूथ स्तर तक, इस समय जिस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे बनाए गए हैं, जिनका पूरा फोकस जो है वो इन चुनाव को लेकर, चाहे चुनाव चाहे वो पार्षद। अब रही बात कि किस तरह से संगठन में काम हो रहा है, वो धीरे धीरे चीजें हो रही है, बिकॉज सारे लोग जा रहे हैं जिला स्तर तक, शहर स्तर तक, ब्लॉक स्तर तक, बूथ स्तर तक, सब जाकर वहां के पदाधिकारियों से, संगठन से बैठकर मीटिंग करके कार्यकर्ताओं से मिलना। ये इसीलिए किया गया है ताकि जितने भी प्रांत हैं, गाजियाबाद से लेकर जो है उत्तर प्रदेश के सारे जितने भी एरिया है, उन सभी में कार्यकर्ताओं को हमारे पास ना आना पड़े, बल्कि वहां पर जो है प्रांतीय अध्यक्ष उनके साथ जाकर सामंजस्य बिठाए। और ये चुनाव, जैसा कि मैंने बताया कि ये चुनाव जो नगर निगम का चुनाव है, ये पार्षद का चुनाव है, और छोटे लेवल का चुनाव है, जमीन से जुड़े हुए मुद्दे हैं उनका चुनाव। सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जो सत्ताधारी पार्टी है, उसने वादे किए कि हम रोड के गड्ढे भर देंगे और हम जो है लाइट का इंतजाम बेहतर हो जाएगा, सारी चीजों की पोल अभी खुल चुकी। इस तरह की आप देखिए कि इनके नए बनाए हुए फ्लाईओवर तक ढह जा रहे हैं, तो वो रोड के गड्ढे तो मतलब सोचना ही बेकार है। हर बार एक टाइम लाइन दी जाती है, हर बार ये कहा जाता है कि आप खम्भों की जितनी भी लाइट है, स्ट्रीट लाइट्स है, उस पर फोकस करिए। छोटी छोटी सुविधाओं को लेकर, जो बरसात का पानी होता है, सीवर का सिस्टम होता है, सारी चीजों को लेकर सरकार बिल्कुल लापरवाही से काम कर रही है। इसकी पूर्ण इस बरसात में हो चुकी है और जनता पूरी तरह से त्राहिमाम है। ये सारे मुद्दे रहेंगे। और जैसा कि मैंने बताया कि लोग परेशान, भारतीय जनता पार्टी है, जिस तरह से महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जिस तरह से जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनके लिए कोई सुविधा नहीं है, एग्जाम देने के लिए आते हैं, लटक लटक के जाना पड़ता है, ये सारी चीजें हैं। सफाई का एक बदहाल इंतजाम है। जिस तरह से आप देखिए कि लखनऊ अपनी जो सफाई की रैंकिंग है उसमें भी धीरे धीरे घटता चला जा रहा है। ये आईना दिखाने वाली चीजें हैं जो साफ दिख रही है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनाव की राजनीति करती है, बट जनता से जुड़ी हुई किसी भी मुद्दे पर
वो ना बोलना चाहती है, ना बात करना चाहती है, ना ही उसके मुद्दों को सॉल्व करने की कोशिश करती है। इनके सारे वादे फेल हो चुके हैं। आप देखिए, इन्होंने कहा था होली दिवाली में एक सिलेंडर फ्री दे, पर अब आप देखिए दिवाली भी आ गई, होली तो निकल चुकी, कोई सिलेंडर की भी कोई स्कीम नहीं मिली है लोगों को। और हर तरह से लोगों को टैक्स वसूला जा रहा है। आप देखिए किस तरह से रोड पे आप निकलते हैं, कोई भी चीज खरीदते हैं, दूध दही भी खरीदते हैं, पेंसिल तक बच्चों की खरीदते हैं, तो उस पर आपको टैक्स देना पड़ता है। रोटी पे 5%, पराठों पर 18% टैक्स। ये सारी चीजें भी जनता के सामने, आप इतना टैक्स देने के बाद उनको सुविधाएं क्या दे रहे हैं? एक रोड पर चलना मुश्किल है। आप देखिए कि जितनी भी रोड सब गड्ढों से पूरी पटी पड़ी। मुझे लग रहा है कि आप अगर सर्वे करने निकले तो कोई ऐसी रोड नहीं मिलेगी जिसमें, और कई जगह तो काम खुदा हुआ पड़ा हुआ है और उसको पूरा नहीं किया जा रहा। उसकी वजह से कितने सारे एक्सीडेंट होते हैं, और उत्तर प्रदेश में उन एक्सीडेंट की संख्या भी ज्यादा हो चुकी, जो लापरवाही की वजह से होते हैं, जो रोड पॉट होल्स होते हैं, जिनके गड्ढे ने की वजह से। मैं समझती हूँ कि ये सारे मुद्दे, अब जनता इन मुद्दों पर चुनाव के समय वोट देते समय ये ध्यान रखेगी कौन जनता की बात करता है, कौन जनता के मुद्दों के लिए आवाज उठाता है। ये सारी चीजें हैं, जिस तरह से बेरोजगारी का आलम है, जिस तरह से आपकी महंगाई का आलम है, और सुविधा के नाम पर आम जनता को आप क्या दे रहे हैं? फ्री राशन देने के अलावा आज आप वो भी मजबूर हैं आप फ्री राशन देने के लिए, वरना आप भुखमरी में भी देखिए, जो हमारा देश है उसकी जितनी भी उन्नति होनी चाहिए, मैं कहती हूँ भुखमरी में 107 नंबर पे आ चुका। ये सोचने वाली बातें हैं, क्योंकि अगर जिस देश में दूसरे नंबर का सबसे ज्यादा अनाज पैदा करने वाला देश है भारत देश, जहाँ पर गेहूं चावल की उत्पाद सबसे ज्यादा, और उस देश में भी अगर भूख से कुपोषित बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा, और स्पेशली उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो सबसे ज्यादा कुपोषित बच्चों की संख्या यहाँ पर। ये सारी चीजें मैंने बताया, गांव से जुड़े हुए मुद्दे हैं, निगम से जुड़े हुए मुद्दे हैं। ये वो मुद्दे हैं जो आदमी की डेली लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं। जब आदमी सड़क पर चल रहा है तो ज्यादा टैक्स दे रहा है, टोल टैक्स भर रहा है, सुविधाओं के नाम पर उसे कुछ नहीं। जी, ये सारे मुद्दे जनता के सामने हैं, और जनता इन्हीं मुद्दों पर वोट करेगी, और कांग्रेस पार्टी इन्हीं मुद्दों के सहारे जनता के बीच जाकर अपनी जगह बनाएगी। और जिस तरह से मैंने कहा कि 6 प्रांतीय अध्यक्ष और अध्यक्ष मिलकर इस काम को अंजाम। जी। अरविंद यादव जी, ये बताइए कि आपकी पार्टी नई पार्टी है, अभी छोटी पार्टी है, पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना है, तो आपको लगता है आपका संगठन इतना मजबूत है, या आप जैसी और जो छोटी पार्टियां हैं उनका संगठन इतना मजबूत है कि नगर निगम नगर निकाय के चुनाव वो मजबूती से लड़ सके? देखिए श्रेय जी, एक बात है, पार्टी छोटी है, पार्टी नई है, ये सच है, लेकिन न तो हमारे नेता नए हैं, न हमारे नेता का कद छोटा है, और न ही हमारा नेतृत्व छोटा है। और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मझे हुए राजनैतिक व्यक्ति हैं, 4 दशकों का पूरा अनुभव है इस उत्तर प्रदेश में। और जहाँ तक सवाल है नगर पंचायत से लेकर नगर निगम और नगर पालिका के चुनावों का, तो आप देखिए कि अभी इस साल भी और इसके पिछले साल भी सबने देखा कि क्या हाल है। चाहे फिरोजाबाद रहा हो, आगरा रहा हो, गाजियाबाद से लेके मेरठ, लखनऊ होते हुए आप गोरखपुर तक स्थिति देख लीजिए कि किस तरीके से शहर जलमग्न था। नगर पंचायतों का तो हाल इससे भी बुरा है, क्योंकि नगर पंचायतों में तो गांव भी जुड़े होते हैं। तो ये स्थिति है इस सरकार की। गाड़ियां किस तरीके से दहती हैं, सड़क पे किस तरीके से जल भराव है, और किस तरीके से सड़कें में कब गड्ढा हो जाए जल भराव की वजह से, ये कोई सोच नहीं सकता है। तो किसी के साथ किसी भी तरीके की दुर्घटना हो सकती है। तो सारे दावे तो खुल गए सरकार के, सबने देखा है। लखनऊ में आप भी हैं, हम भी हैं, बीजेपी के भी साथी लखनऊ में ही हैं, सबने देखा कि कितने जल भराव था। और दूसरी मुद्दा, जिस तरीके से हम बात करते हैं, हर नगर निगम, हर नगर पालिका, हर नगर पंचायत कहता है, स्वच्छता का दावा करता है कि स्वच्छता में नंबर 1 हमें लाना है। लखनऊ में देखिए कितनी वॉल पेंटिंग हुई है, लेकिन घरों से क्या नाम है, कूड़ा करकट कैसे उठाए जाते हैं सबने देखा है। एक दिन बाद एक दिन की गैपिंग दे करके नगर निगम की गाड़ियाँ आती हैं, कौन नहीं जानता है। क्यों? इसलिए कि पूरी प्राइवेट व्यवस्था पे चल रही है, ठेका प्रथा पे चल रहा है। वसूली तो हर महीने होनी है, वसूली में कोई कमी नहीं है। जहाँ पहले 50 रुपया घरों से लिए जाते थे, वहाँ अब 100 रुपये हो गए।
जहाँ 100 था वहाँ 200 रुपये हो गए, लेकिन व्यवस्था नहीं परिवर्तन हुआ। तो पर्याप्त नगर पंचायत से लेकर के और नगर निगम में प्राइवेट व्यवस्था के तहत सुविधा कुछ नहीं है। लूटपाट की पूरी व्यवस्था है, भ्रष्टाचार की पूरी व्यवस्था है। आप नगर निगम में चले जाइए, आप जात प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने चले जाइए, देख लीजिए क्या व्यवस्थाएं हैं। सबके सामने है, कुछ छिपा नहीं है। संजय चौधरी जी भारतीय जनता पार्टी के साथी हैं, ये जानते हैं स्थिति लखनऊ की भी। और जब लखनऊ राजधानी की ये हालात हैं तो फिरोजाबाद किस तरीके से गाड़ियां दह रही थी सबने देखा है। इन्होंने एक भी आज तक नया नगर निगम भी नहीं बनाया, कोई नगर पालिका के लिए कार्य नहीं, कोई नगर पालिका के लिए अलग से कोई व्यवस्था नहीं। कोविड के समय में भी आपने शमशान घाटों को भी देखा था। हमारी पार्टी तो पहली बार चुनाव में जाएगी और वो भी अभी जिस तरीके से हम लोग शोक से गुजर रहे हैं, अभी आने दीजिए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी जब लखनऊ आएंगे तो सब कुछ निर्णय हो जाएगा कि चुनाव में हम लोगों को किस मुद्दे पे जाना है, कैसे जाना है, किस तरीके से लड़ना है, क्या स्ट्रेटजी होगी, सब कुछ साफ हो जाएगा। लेकिन अभी कहीं ना कहीं पूरी पार्टी हमारी और हमारे नेता सब लोग इटावा में हैं, सैफई में हैं। नेताजी के जिस तरीके से अप्रिय घटना हम लोगों के साथ घटी, तो आज के भी डेट में सब लोग वहीं हैं। दिवाली तक आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सब लोग आ जाएंगे, उसके बाद तय हो जाएगा। ठीक, नावेद जी ये बताइए कि जो चुनाव होते हैं नगर निकाय के, उसमें पार्टी सिंबल कितना इम्पोर्टेंट होता है, और इंडिविजुअल कोई जो व्यक्ति, चाहे वो सभासद हो, पार्षद ही लड़ रहा हो, वो इम्पोर्टेंट होता है? और दूसरी बात कि आपको लगता है कि सिर्फ मुद्दों पर ही इन चुनाव में वोट दिया जाता है? देखिए, दो चीज़ें हैं। एक चीज़ तो मैं जो भी आपने चर्चा की, ये चुनाव महत्वपूर्ण होता है और इस चुनाव को कोई भी दल अगर हल्के में लेता है तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है। मज़ेदार बात यह है कि चुनाव के, अब ये चुनाव होना ही है और ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन जो सबसे मजबूत दल हैं, जो सबसे ताकतवर दल हैं, वो सबसे ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। अभी आपने भी उसका जिक्र किया, हम सब देख रहे हैं, समीक्षा बैठकें हो रही हैं, वर्कर्स को दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, काम की जिम्मेदारी बांटी जा रही है। लेकिन वो दल जो बहुत कमज़ोर हैं, लगातार चुनाव में जिनके बहुत खराब नतीजे आए हैं, वो हाथ पर हाथ रखे बैठे हैं। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, दिलचस्प बात है, और ये सोचने वाली बात है कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत ही स्थापित और बहुत ही फिलहाल इस वक्त बड़े जनाधार की पार्टी है, उसकी सरकार है, लेकिन कितनी बैठकें उसने कर ली, वो अगर सोचे तो मैं तो राष्ट्रीय स्तर पे हूँ, हर जगह उनकी जीत हो रही है, उनका संगठन है, उनकी सरकारी मशीनरी है, लेकिन सबसे अधिक बैठकें, सबसे अधिक जिम्मेदारियां देने का जो जिक्र हम लोगों ने सुना या मीडिया तक जो बात आई खुल के, वो भारतीय जनता पार्टी की बात है। उसके बाद में समाजवादी पार्टी एक बड़ा संगठन है, अच्छी जीत रही, उसकी जीते तो नहीं समाजवादी पार्टी, लेकिन एक वोट प्रतिशत को देखते हुए जो विधानसभा चुनाव में उसका एक अच्छी परफॉर्मेंस रही, ये कहा जा सकता है। समाजवादी पार्टी की भी कुछ सुगबुगाहट नजर आई, लेकिन आश्चर्य है कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय दल है और कहा यह जा रहा है कि लोकसभा चुनाव की ये सेमीफाइनल है, क्योंकि उस लोकसभा से करीब साल, सवा साल, 1.5 साल पहले अगर कोई चुनाव हो रहा है तो उसको सेमीफाइनल कहा जाएगा, और ये स्थानीय मुद्दों पे हो रहा है। लेकिन इससे जनता का मूड भापा जाता है। सरकार से जनता खुश है या नाखुश है? क्या उसकी जरूरतें पूरी हो रही हैं? क्या उसके बीच में वर्कर्स हैं किस पार्टी के कि उसकी जरूरतों को पूरा करते हैं? तो ऐसे में कई दल ऐसे भी हैं जो बिल्कुल अभी भी खामोश है। मुझे नहीं लगता है कि बहुत ज्यादा समय है, कम समय में होना है, और निकाय चुनाव का अपना एक बहुत महत्व होता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि कोई भी राजनीतिक दल हो, उसके जो वर्कर्स होते हैं उनका एक शक्ति प्रदर्शन होता है, पता चलता है कि वर्कर जनता के बीच में कितना है। और जो आपने सवाल किया, देखिए इसमें सिंबल का भी मायने होते हैं, इंडिविजुअल खुद की जो पहुंच होती है, जो पकड़ होती है, लेकिन जनता यहां पर उसको वोट देती है, उस प्रत्याशी को, उस उम्मीदवार को देती है जो उसके बीच में रहता है।
जो उसकी छोटी छोटी समस्याओं को, चाहे वो सत्ता के बाहर का हो या सत्ता का हो, जो उसके अच्छे और बुरे वक्त में काम आता है, जो उसके राशन कार्ड की समस्या को हल करता है। अगर उसको राशन नहीं मिल रहा है किसी को तो वो उसकी समस्या हल करता है। वो अगर सड़क पे गड्ढे हैं तो कम से कम वो बात आगे तक पहुंचाने की बात करता है, अगर सभासद है भी या नहीं भी है। तो मेन चीज ये होती है कि आप किसी भी राजनीतिक दल का ये शक्ति प्रदर्शन इसलिए होता है कि ये टेस्टिंग इस बात की हो जाती है कि उनका वर्कर जनता के बीच उसके जनता के लिए कितना काम कर रहा है, या जनता की जरूरतों को प्रशासन तक, सरकार तक कितना पहुंचा रहा है। और मुझे लगता है कि जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी की है, तो भाजपा की सफलता का केवल यही कारण है कि वो एक बूथ पर ध्यान देते हैं, अपने वर्कर्स पर ध्यान देते हैं, और एक उनका वर्कर कम्युनिकेटर होता है। एक तरह से वो बीच का एक कम्युनिकेटर होता है जो बात पहुंचाता है कि जनता भाई खुश नहीं है क्योंकि प्रशासन जो है वो बुनियादी जरूरतों पे खरा नहीं उतर रहा है। अगर अच्छा काम कर रहे हैं तो वो बात पहुंचाता है। मेन चीज ये है कि कई बातों को हमें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, और ये बात सबने दोहराई और मैं भी दोहराता हूं कि जो अभी बरसात हुई उससे जो नतीजे सामने आए, जिस तरह से जल भराव हुआ, जिस तरह से बर्बादियां हुई, जिस तरह से घर गिरे, वो एक अच्छी सरकार के लिए एक अच्छे संकेत नहीं है। एक प्रशासन के लिए उसकी कमियां उजागर हुई, और इस बात को मानना पड़ेगा कि 2-3 मुद्दों को मुख्यमंत्री जी ने बार बार दोहराया है, उसके लिए सख्ती से अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। एक तो सड़क के गड्ढे जिसको अभी भी उन्होंने दोहराया और उसके लिए बाकायदा बड़ा बजट आया, और दूसरा छुट्टा जानवर, तीसरा ट्रैफिक। ये तीनों जो चीजें हैं ये आम जनता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके समाधान के लिए अभी कोई अच्छी परफॉर्मेंस अधिकारियों ने नहीं दी है। समस्याएं हैं, और एक बहुत बड़ी बात है जिसको हम छोटा समझते हैं। विधानसभा चुनाव में जब जनता का रुख पता चला चुनाव से पहले, तो प्रधानमंत्री जी तक ने इस बात को गंभीरता से लिया, और छुट्टा जानवर एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। शहर से लेकर गांव तक, खास तौर से गांव में तो पूरे खेत उजड़ गए, लेकिन उसके निस्तारण के लिए, उसके बचाव के लिए, उस समस्या के समाधान के लिए आज तक कोई भी मुझे नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव के बाद में कोई ऐसी चीज सामने आई हो जिससे उन आवारा जानवरों से, चाहे उसमें सांड हो, चाहे उसमें गाय हो, और कुत्ते का मामला देखिए, इधर कितनी खबरें आई जिसमें कुत्तों की वजह से लोगों की जानें जा रही हैं। नगर निगम का काम है, ये स्थानीय निकाय प्रशासन का काम है। इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, चाहे ट्रैफिक को लेकर प्रशासन को निर्देश लगातार आला अधिकारियों ने दिए। मुख्यमंत्री खुद ट्रैफिक को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहे, गड्ढों को लेकर बार बार बात हुई, लेकिन जब घटनाएं सामने आती हैं, जब जनता की परेशानियां सामने आती हैं, तो मुझे या किसी को भी ये नहीं लगता होगा कि एक हाई कमान से, मतलब एक मुख्यमंत्री अगर निर्देश दे रहा है उसके बाद भी लोकल समस्याएं अगर हल नहीं हो रही हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसको सत्तारूढ़ पार्टी को भुगतना पड़ेगा। जी, संजय चौधरी जी, आपकी सरकार है और ज़्यादातर अगर मेयर्स की बात करें तो वो आपकी पार्टी के ही है, तो सबसे बड़ा चैलेंज भी आपका ही है। और जिन समस्याओं का हमने जिक्र किया या जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने जिक्र किया, वो भी बिल्कुल दिखती हैं, वो कोई छुपी हुई समस्या नहीं है। चाहे वो जलभराव की समस्या हो, चाहे वो टूटी सड़कों की समस्या हो, और चाहे वो आवारा पशुओं की समस्या हो। इसके अलावा एक और बड़ी समस्या है ट्रैफिक जैम की। अब नगर निगम, नगर पालिका कहेगी कि वो सीधे सीधे तो उनकी समस्या है नहीं, लेकिन इंक्रोचमेंट की वजह से बहुत ज़बरदस्त जाम लगता है और उसको कोई भी ठीक करने की कवायद कहीं दिखती नहीं है। तो इन चैलेंजेस को आप कैसे देखते हैं? और दूसरी बात, जनता ये आपसे सवाल करेगी, तो आपके पास जनता के इन सवालों के क्या जवाब हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि किसी भी समस्या को, जिन समस्याओं को यहाँ पर चर्चा की गई है, मैं समझता हूँ कि ट्रैफिक की बात लखनऊ के लिए महत्वपूर्ण बात है। और ट्रैफिक की बात को लेकर मुझे लगता है कि शायद ऐसा देश में पहले कभी हुआ होगा कि जब पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया होगा ट्रैफिक के मामले को लेकर, और उसके बाद लखनऊ के अंदर पुलिस कर्मियों को भी ट्रैफिक में बढ़ाया गया है, और उसके बाद उसमें सुधार है, हर बार और बेहतर काम हो रहा है। रही बात सड़कों में गड्ढों की, इस बार औसत से ज़्यादा बारिश हुई है, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनता जिस बात को सोचे
वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का संगठन, भारतीय जनता पार्टी का नेता उस जनता के पास सामने खड़ा है, उसकी भावनाओं को नेतृत्व तक पहुंचाने को, उसकी भावनाओं को, समस्या को संगठन तक पहुंचाने पर और उसको काम करने, उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए स्वयं मुख्यमंत्री जैसा व्यक्ति 15 नवंबर तक की तिथि तय करता है कि सारे गड्ढों को भरा जाएगा। देखिए परिवर्तन क्या हुआ है और राजनीति कैसे बदली है, इसका महत्वपूर्ण बात यह है कि पहले नेता तब दिखाई देते थे जब चुनाव होता था। पहले राजनीति की बात तब होती थी, नेताजी तब जनता के बीच में कुर्ता पजामा पहनकर प्रकट होते थे जब चुनाव की आहट हो जाती थी। भारतीय जनता पार्टी ने राजनीति को जनता की सेवा का एक ऐसा माध्यम बना दिया है कि सदैव सक्रिय रहने वाली भारतीय जनता पार्टी 365 दिन 24 घंटे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के बीच में उपलब्ध है और उनकी जो भी समस्या है, छोटी समस्या होगी, बड़ी समस्या होगी, संवेदनशील रूप से भारतीय जनता पार्टी का संगठन उन समस्याओं को समाधान करके आगे बढ़ रहा है। इसीलिए समस्या को गिनाने वाले लोग, समस्या की बात करने वाले लोग जब जनता के बीच में जाते हैं तो जनता का विश्वास उन्हें नहीं मिलता है। देखिए विधानसभा का चुनाव का परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष में जो राजनीतिक दल थे और जो गठबंधन थे वो विधानसभा के चुनाव के बाद और कमजोर हुए हैं और टूटे हैं और हमने जो उपचुनाव है उसमें भी देखा है कि उनकी विश्वसनीयता का संकट है। तो भारतीय जनता पार्टी ने जनता के साथ संवेदनशील रूप से होकर, अभी एक और बहुत महत्वपूर्ण बात आई, राजनीतिक दल के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमारे ऊपर संकट आया, संकट में हमारे संगठन के सारे काम बंद हो गए, एकदम लगा सुप्तावस्था है। एक वो नेतृत्व है, एक वो संगठन है। एक संगठन उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का है कि योगी जी की पिताजी का भी देहांत होता है, लेकिन वे अपने मिशन में, अपने काम में, संगठन में समस्या के समाधान के लिए अपनी तत्परता दिखाते हैं और उस दायित्व की पूर्ति करने के लिए अपने पारिवारिक दायित्वों को भी छोड़ देते हैं। देखिए राजनीति अगर मिशन है, राजनीति पैशन है, जनता की सेवा के लिए हम आए हैं, समाज के लिए काम करने के लिए आए हैं, तो हमें अपने व्यक्तिगत हितों को छोड़ना होगा। हमारा व्यक्तिगत जीवन नहीं है। देखिए जो राजनीति का परिवर्तन हुआ है, भारतीय जनता पार्टी ने इसी राजनीतिक परिवर्तन के माध्यम से जनता की में पैठ बनाई है। जनता की समस्या को, कोई भी छोटी सी समस्या है वो भारतीय जनता पार्टी के संगठन तक पहुंच रही है, नेतृत्व तक पहुंच रही है। और उत्तर प्रदेश नगरीय विकास में बदला है। पिछली बार जब सरकार थी तो आधे लखनऊ में मेट्रो ट्रेन चलती थी, लेकिन आज 5 डिस्ट्रिक्ट्स में मेट्रो ट्रेन चल रही है। ज्यादातर शहर ऐसे हैं। लेकिन चौधरी साहब आप इस चीज को तो अस्वीकार नहीं कर सकते ना कि जिस तरह की समस्याएं दिखी, जिस तरह से लोगों को परेशानी हुई, लखनऊ में ही पानी भर गया, घुटनों घुटनों तक पानी भर गया, वाटर लॉगिंग इतनी जबरदस्त हुई, बिल्कुल लाचार टाइप का दिखा, तो इसकी भी तो जवाबदेही होगी ना कहीं ना कहीं। बिल्कुल शेख जी, मैं आपका ध्यान बिल्कुल इसी पर चाहूंगा। आपको याद होगा आज से लगभग 6 साल पहले बारिश हुई थी और केजीएमसी के पास एक अंडर ब्रिज है, उसके अंदर पूरी की पूरी बस पानी में डूब गई थी। पूरे लखनऊ के सारे पेपर्स की हेडलाइन थी, बड़ी खबर थी, कितनी बड़ी वाटर लॉगिंग हुई थी। उस प्रकार की कोई घटना होती है क्या? नहीं होती। हम निरंतर चीजों को सुधार के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं और ऐसी घटना मुझे तो नहीं लखनऊ में इस बार एवरेज से ज्यादा बारिश होने के बाद भी हुई हो। देखिए जब भी एवरेज से ज्यादा बारिश होगी वाटर लॉगिंग होगी, लेकिन इतनी बड़ी वाटर लॉगिंग नहीं होगी जैसे हम पहले देखा करते थे। तो मुझे लगता है जिस प्रकार से सुधार की चौधरी साहब, मैं आपको थोड़ा सा करेक्ट कर दूं, कई शहर ऐसे हैं जहां पर नाव तक चलानी पड़ी, सड़कों पर नाव चली है, तो इसको वाटर लॉगिंग तो बोलेंगे ना, इस चीज को तो स्वीकार करना पड़ेगा। चलिए भैया शेख जी, वो तो बाढ़ के कारण चली, जो बाढ़ की स्थिति थी बनारस में उसके कारण चली, लेकिन उसको वाटर लॉगिंग से नहीं जोड़ा जा सकता मुझे लगता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय विकास के नजरिए से जो परिवर्तन किए हैं, आज पूरी की पूरी स्थिति में जो ओवरग्राउंड इलेक्ट्रिक की लाइंस थी उनको अंडरग्राउंड किया है हमने।
बेहतर ड्रिंकिंग वाटर दिया है, बेहतर लाइटिंग दी है और सोशल सिक्योरिटी दी है। तो मुझे लगता है कि ये इश्यूज है जिनके बीच में हम भारतीय जनता पार्टी के लोग नगर निकाय के चुनाव में जाएंगे और इस नगर निगम के चुनाव को भी पहले से बेहतर आधार पर जीत करके दिखाएंगे। जी लारी साहब, अभी आपने सुना कि चौधरी साहब ने कहा कि हम मजबूती के साथ जीत करके दिखाएंगे। आपको इनकी जीत कितनी मजबूत लगती है और आप अपनी जीत को किस तरह से देखते हैं? आपके अंदर वो दमखम है कि इन लोगों से टक्कर ले सकें? पहले मैं चौधरी साहब की कुछ बातों का जवाब दे दूं, क्योंकि इन्होंने बहुत सी बातें झूठ और अरगलर कही है, बिल्कुल ऐसी जो सच से बहुत दूर हैं। जैसे इन्होंने कहा कि योगी जी अपने पिताजी के उसमें नहीं गए। जब योगी जी अपने पिताजी के उसमें नहीं गए थे देवस्थान में, तो लोगों ने कंडेम किया, तो उन्होंने कहा वो तो सन्यासी है, वो जा ही नहीं सकते। या तो वो झूठ था या ये झूठ है। इसका मतलब वो सन्यासी नहीं है, वो सन्यासी नहीं है, झूठे आदमी है, झूठ है, ये सब उनका पाखंड है। इन्हीं के बदौलत मैं कह रहा हूं, इन्हीं का बयान है कि वो पाखंड कर रहे हैं। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि किसी शहर में वाटर लॉगिंग हो जाती है। अरे महाराज जी, गोरखपुर में ही नाव चल गई थी। गोरखपुर शहर में नाव चलती है और हर साल चलती है। तीसरी बात, ये कहते हैं कि हम सोशल सिक्योरिटी देते हैं। जनाब, सोशल सिक्योरिटी का मतलब भी मालूम आपको? सोशल सिक्योरिटी उन लोगों की होती है जो इनकम टैक्स पे करते हैं। आपके वोट खरीदने को सोशल सिक्योरिटी नहीं कहते, इसको कहते हैं बीजेपी अपनी सिक्योरिटी के लिए, वोट खरीदने के लिए, सत्ता की सिक्योरिटी के लिए, अपना सत्ता में बने अरे भैया, सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या? अब रही आप सोशल सिक्योरिटी के भाई, मैंने बीच में नहीं बोला, इनकम टैक्स देते मैंने हैं, बीच में नहीं बोला, इनकम टैक्स देने के अलावा जो लोग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी की मैंने नहीं बोला। पहले जानकारी हासिल करिएगा सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है। इनकम टैक्स सोशल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, पहले वो जानकारी हासिल करिएगा, बाद में जवाब दीजिएगा, बाद में जवाब दीजिएगा, बाद में जवाब दीजिएगा। मैं बीच में नहीं बोला था, बाद में जवाब दीजिएगा। अब रही इनकी बात, अब ये कहते हैं कि हमारा कार्यकर्ता हर समय रहता है। हर आदमी की सोशल सिक्योरिटी की रिस्पांसिबिलिटी है। हम वेलफेयर स्टेट है। इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट और जो भी वेलफेयर स्टेट होगा वो इस आधार पर परिवर्तन नहीं कर सकता, अलगाव नहीं कर सकता कि जो इनकम टैक्स देते हैं उनको सोशल सिक्योरिटी होगी और जो इनकम टैक्स नहीं देते उनको सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी। वाह जी वाह, क्या समाजवाद की बात करते हो? समाजवादी कहलाते हो और जो इनकम टैक्स देने वाले हो उन्हीं को केवल सोशल सिक्योरिटी चाहिए। हो गया, नहीं हो गया, आप बताओ ना। हो गया, आप बताओ। हो गया, सड़क पे खड़े होकर भाषण देना, सड़क पे खड़े होकर भाषण देना, क्या भाषण देने नहीं आए हो। और दूसरी बात सुनो, समाजवाद क्या कहता है कि तुम भी बराबर मैं भी बराबर। क्या मोदी जी के बराबर मैं कपड़ा बदल पाता हूँ? क्या मोदी जी के बराबर मैं कपड़ा बदल पाता हूँ? उनके बराबर मैं फैशन कर पाता हूँ? क्या वो हमारे गरीब जनता को देख के फैशन नहीं करते हैं? अपने आप को चाय वाला कहते हैं और दिन में 4-4 कपड़े बदलते हैं, डिजाइनर सूट पहनते हैं, 5-5 लाख का कलम लगाते हैं। ये है सोशल सिक्योरिटी। अरे ये सोशल सिक्योरिटी है महाराज की। अरे ये सोशल सिक्योरिटी, इसको भी तो कहेंगे। वहां जनाब साहब के बेटे क्रिकेट के शौकीन वो बैठ सकते हैं, लेकिन सौरभ गांगुली नहीं बैठ सकते। सौरभ गांगुली दोबारा अध्यक्ष नहीं बन सकते, लेकिन जय शाह जो ABCD नहीं जानता बल्ले की, वो बैठकर जरूर वहां पर सेक्रेटरी बन सकता है दोबारा। चलिए मुद्दों पे लौटे, मुद्दों पे लौटे। भैया पहले जानकारी मैं देने की बात नहीं कर रहा हूं, इसको कहते हैं दूसरी चीज, उसका लैंग्वेज दूसरा होता है। शब्दों का चयन करिए। सोशल सिक्योरिटी दूसरी चीज होती है, समाजवाद की बात करनी है। लारी साहब आप अपनी तैयारियों पे बात कीजिए। लारी साहब, जैसे दंगाइयों के चौधरी साहब मैं आपको रोकूंगा। लारी साहब आप अपनी बात को कंप्लीट कीजिए। तोड़ने वालों की पाठशाला खोल रखी है, खासतौर से चड्डी गैंग के लिए। मैंने चड्डी गैंग के लिए पाठशाला खोल रखी, आ जाइएगा और अपने भागवत को भी लेते आइए, तो उसको भी समाजवाद सिखा दूंगा। समाजवाद मेरे वहां का, मेरे ऑफिस का चपरासी भी सिखा देगा आपको समाजवाद क्या होता है, जिसके साथ बैठ के हम चाय पीते हैं। आप नहीं चाय पीते हैं, मोहन भागवत चाय नहीं पीते हैं, प्रधानमंत्री मोदी नहीं चाय पीते हैं, लेकिन मैं बैठकर चाय पीता हूँ और मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बैठकर चाय पीते हैं और खाना खाते हैं। आप लोग की तरफ VIP नहीं है जो 5 लाख रुपए का पहन और 10 लाख रुपए का सूट पहनकर चले और बात करें सोशलिज्म की। तभी आप अरे दंगाइयों, थोड़ा शर्म कर लो, सोशल सिक्योरिटी चाहिए। थोड़ा शर्म कर लो दंगाइयों, थोड़ा शर्म कर लो। तभी तो थोड़ा समाजवाद के इतने बड़े ज्ञान को तो मैंने पहली बार सुना है। नहीं शर्म है तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो, चुल्लू भर पानी में डूब मरो दंगाइयों। चुल्लू भर पानी, लड़की का बलात्कार हो गया, कौन सा कार्यकर्ता तुम्हारा खड़ा था वहां पे?
तारिक अहमद लारी खड़ा था, अरे, कोई कार्यकर्ता अरे खड़ा आप था? देखो ना, कौन सा तुम्हारा मुलायम गोदी सिंह मीडिया यादव खड़ा था? तो बलात्कारियों यही न्यूज से इंडिया मिलने खड़ा जेल था, में जाते थे। यही न्यूज अरे, चैनल खड़ा था, अरे, मुलायम सिंह तारिक यादव अहमद तो लारी जेल खड़ा था, जाते ये थे न्यूज चैनल बलात्कारियों खड़ा से था। मिलने। तुम खड़े थे, बलात्कारियों की तुम्हारा पत्नी कोई को टिकट दल्ला दे चैनल देते हो खड़ा यार, क्या था, बात करते तुम्हारा हो? कोई दल्ला आपके चैनल नहीं खड़ा शासन था, में तो कोई दल्ला बलात्कारियों चैनल के नहीं खिलाफ खड़ा था, FIR कोई सुप्रीम गोदी कोर्ट से मीडिया नहीं होती खड़ी थी, कोई दंगाई नहीं खड़ा था, कोई चड्डी गैंग का कार्यकर्ता नहीं खड़ा था वहां पे उस लड़की की मदद के लिए, और सब कोशिश कर रहे थे FIR ना हो। ये तो इस न्यूज चैनल ने और तारिक अहमद लारी ने FIR कराई है और इस न्यूज चैनल ने करवाई है। सीखो, अब बात करते हो समाजवाद की, अरे बात करते हो समाजवाद की, उस लड़की ने गारंटी से हम लोग को वोट नहीं दिया है। चौधरी साहब, लारी साहब, कोई गारंटी से वोट चौधरी साहब, लारी साहब, हम लोग शायद मुद्दे से भटक रहे हैं। चौधरी साहब, लारी साहब, हम लोग शायद मुद्दे से भटक रहे हैं। मैं प्रियंका जी का रुख करूंगा। प्रियंका जी, ये बताइए कि आपने सुना कि किस तरह से मुद्दों की बात होती है और मुद्दों की बात होते होते बात कहीं और निकल जाती है। ये जो समस्याएं हैं, क्या ये जनता के बीच में पहुंचती भी हैं कि फिर भटके हुए मुद्दों पर ही वोटिंग हो जाती है? देखिए, जनता की कुछ समस्याएं ऐसी हैं जिनको हम दरकिनार नहीं कर सकते, और वो बहुत बेसिक चीजें हैं। जिस तरह से आपको बताया कि रोड के गड्ढे ना भरने की वजह से एक्सीडेंट की जो मतलब जितने लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसकी संख्याएं कई गुना ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अकेले लखनऊ में अगर हम देखें तो 1.5 गुना एक्सीडेंट से जो है ना मौतें हो रही हैं और साथ में चोटें लग रही हैं। और पूरे अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो 13% से भी ज्यादा बढ़ोतरी एक सर्वे के मुताबिक। तो ये समस्याएं हैं आम आदमी की। आप जिसके घर में एक्सीडेंट से लेके घर में मातम होता है, घर वाले क्या सोचते होंगे? वो तो हर चीज पर टैक्स दे रहे हैं, आपको टोल टैक्स भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, पर उसके बावजूद उनको कुछ नहीं मिल रहा। और रोड की अगर बात करें तो हम अम्बेडकर चौराहा जो है, अम्बेडकर जो पार्क है, उसके इर्द गिर्द देखिए पानी का भराव की स्थिति थी। आधी कारें डूबी हुई थी और वो एक बारिश में होने के बावजूद भी नहीं सुधारा गया। दोबारा बारिश में फिर वही हाल था, वो ताल बना हुआ था। तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी के जो प्रवक्ता बात कर रहे हैं, कम से कम उन्होंने अखबार उठा के भी देखा होगा तो उन्हें उत्तर प्रदेश की हकीकत समझ में आ जाती। इनको ये नहीं पता है इस सर्वे में कि जितनी भी रोड लाइट्स हैं उसमें कितनी रोड लाइट्स खराब और कितनी उसमें चल रही। तो ये हालत है उत्तर प्रदेश की। आप अभी जानवरों की बात करें, छोटा जानवरों की समस्या 10 की 10 बनी हुई। और अब तो ये भी कह दिया कि अपने आप जो खेत की बाउंड्री है या खेत की जो सीमाएं हैं उसमें आप कांटे वाला तार भी नहीं लगा सकते। तो रात भर बैठ के वो जो किसान है वो अपनी फसल बचा है। रही बात अगर जो पालतू जानवर जिसमें कुत्ता आता है, जिसके एक्सीडेंट लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और जो लगातार एक चिंता का विषय भी बना हुआ। आप पालतू कुत्ते के रजिस्ट्रेशन की फीस बढ़ा देते हैं ताकि कोई आम आदमी उन कुत्तों को भी ना पाल सके और उन्हें छोड़ना पड़ रहा है सड़कों पर। उसके लिए भी आप अपने पड़ोसी से अप्रूवल लीजिए, तब जाके जो है अगर आपका पड़ोसी कहता है हाँ ठीक है आप कुत्ता पाल सकते हैं, तब आप पाल सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं क्या करते हैं? ये वैक्सीनेशन ड्राइव कभी चला है? कभी आपको पता है कि किसी मोहल्ले में किसी कुत्तों को जो है ब्रीडिंग कंट्रोल के लिए या उनके रेबीज वैक्सीनेशन के लिए कभी कोई ड्राइव देखी आपने? नहीं देखी। आप देखिए डेंगू किस कदर फैला हुआ है। क्या आपको युद्ध स्तर पर कहीं आपको फॉगिंग दिख रही है? तो क्या मैनेजमेंट है नगर पालिका का और क्या है मैनेजमेंट? आपको बताइए, जो छोटे स्तर की जो चुनाव जो होने वाले हैं, ये समस्याएं नहीं है क्या? अगर ये समस्याएं नहीं है, अगर आपको लग रहा है कि आप जाकर चुनाव के लिए बूथ पे मिल लेंगे और उनको मैनेज कर लेंगे, तो क्या संभव है? जिनके घरों में डेंगू की वजह से सब बीमार पड़े हुए हैं, बुखार वायरल फैला हुआ है, आप क्या दे रहे हैं उनको? कौन सी सुविधा दे रहे हैं? अस्पतालों में जगह नहीं है भाई साहब। आप समझ ही नहीं रहे परेशानी है कहाँ पर। और उसके बाद आप कह रहे हैं कि नहीं आपका तो मैनेजमेंट बड़ा अच्छा है। किस चीज का मैनेजमेंट आप करते हैं? जब जनता के मुद्दे ही नहीं सॉल्व होते, जनता की समस्याएं नहीं सॉल्व होती, तो किस चीज का मैनेजमेंट आप करते हैं? आप अपना खुद का मैनेजमेंट कर लेते हैं, आप खुद के लोगों को बिठाकर मीटिंगें कर लेते हैं, उससे समस्या का समाधान हो जाता है क्या? अब गंगा की सफाई ले लीजिए, नदियों की सफाई या ताल की सफाई। जब गंगा जैसी नदी की सफाई के लिए हाई कोर्ट ने कह दिया कि पैसे बनाने की मशीन हो गई है, वह सफाई तो होती ही नहीं। और वही हाल यहाँ का भी है। आप देखिए जाके गोमती नदी किस तरह से जो है पोल्यूशन फैला हुआ है। तो कहाँ काम कर रहे हैं ये लोग, ये तो बताएंगे हमें। आपने उत्तर प्रदेश के सफाई का अभियान छेड़ा था, जब आप आए थे बड़ी बड़ी बातें झाड़ू लेकर आप फोटो खिंचवा रहे थे। अब कहाँ है आपकी झाड़ू? घर में रख दिया आपने। अब तो आपकी सत्ता आपको मिल गई ना, तो आपको चिंता नहीं है ना उन चीजों की। पर जनता की आंखें खुली हुई,
जनता विश्वास करके आपको सत्ता में बिठाती है कुछ उम्मीदों के साथ, और वो उम्मीदें जब टूटती हैं तो विश्वास करने में हो सकता है उसको टाइम लगे, 5 साल का टाइम लग जाता है, पर आपको जवाबदेही बनती है और जनता सवाल पूछती है। ऐसा नहीं है कि आपकी बातों पर सिर्फ विश्वास करती चली जाएगी, कि आपके झूठे जुमले हैं उन पर विश्वास करती चली जाएगी। जनता को उसका हक चाहिए। बसों की सुविधाएं कहाँ है? आप देखिए किस तरह से टूटी फूटी बसें चल रही, रोज धक्के लगा रहे हैं लोग। जी ये सब काम जी किसका जी है? बिल्कुल बिल्कुल। अरविंद यादव के पास में जाऊंगा। अरविंद जी, ये बताइए कि आपकी पार्टी पूरे यूपी में चुनाव लड़ेगी या फिर इन नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायत, इनमें भी कहीं गठबंधन करेगी कि 50 सीटें आप लड़ लीजिए, 50 सीटें हम लड़ लें, मिल के लड़ लें? कुछ योजना है? श्रेय जी, देखिए, अभी पहले बार में भी मैंने वही बातें कही है कि अभी हम लोग नेताजी के शोक से उबर नहीं पाए हैं, और मुझे बहुत दुख है इस बात से कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथी एक राजनीतिक प्रवक्ता होने के बाद इतनी ओछी बातें करना कहीं भी शोभा नहीं देती। और मैं ये भी कहता हूँ कि आदरणीय योगी महाराज जी के भी पिताजी के ऊपर कभी भी हम लोगों ने कोई सवाल नहीं खड़े किए। ये वास्तव में योगी जी संत हैं, उन्होंने अपनी संत की पूरी जिम्मेदारियां निभाई अपने पिता के साथ। लेकिन आदरणीय नेताजी उत्तर प्रदेश के राजनीति में कोई छोटा योगदान नहीं है। पूरे देश की राजनीति में, पूरे देश की उन्नति में, इस प्रदेश की उन्नति में बहुत बड़ा योगदान है। आज बात सवाल आती है समाजवादियों पे। समाजवादियों को क्या ये लोग जानते हैं? समाजवादी ये लोग खुद भी हैं। मैं तो कहता हूँ कि समाजवादी का ही प्रमाण पत्र आदरणीय प्रधानमंत्री जी सदन में चर्चा करते हैं, आदरणीय योगी महाराज सदन में चर्चा करते हैं। समाजवादी विचारधारा को पहले ये लोग पढ़े तो। मैं तो कहता हूं कि समाजवादी पार्टी के जो साथी बैठे हैं, देख लीजिए उनकी समाजवाद किस तरीके से नॉर्मल सोफे पे बैठ के व्यक्ति और आपके चैनल पे बात कर रहा है। मैं कहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के साथी जिस तरीके से हैट कैट टाइट हैं, इस उम्र में भी जिस तरीके से इनके नूरानी चेहरे हैं, क्या वो गरीबों के भी चेहरे होंगे? क्या कभी कभी नहीं हो सकते, और न ये लोग कभी कर सकते हैं। हम लोग तो इनके भी दल के नेताओं को पढ़ते हैं। मैं तो कहता हूं कि ये नेताजी को पढ़ ले, पूरी समाजवाद समझ आ जाएगी। नेताजी तो चलती फिरती एक उदाहरण वाली मशीन थे, जिन्होंने पूरे समाजवाद को सड़क पे उतारा। है वो। और देखिए, सबसे दुख बात तब आई जब नेताजी पे ओछी बातें कही गई। ये सच है कि आदरणीय अखिलेश जी उनके तो अच्छी बात करती थी। आज अखिलेश जी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, एक पुत्र भी हैं, नेताजी के पुत्र हैं, तो उन्होंने अपना पुत्र धर्म निभा रहे हैं। हम लोग भी उसी परिवार के सदस्य हैं, हम लोग अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो आज किसी को क्यों दर्द हो रहा है? हम लोगों ने कभी भी योगी महाराज पे ओछी हरकतें, ओछी बातें नहीं कही है। कभी भी हम लोगों ने बातें अगर कही है, इनके दल के भी नेताओं का नाम लिया है, तो हम लोगों ने बड़े सम्मान के साथ नाम लिया है। समाजवादियों का चाल चरित्र चेहरा केवल इन लोगों ने बदनाम किया था, अन्यथा हम लोगों ने विपक्षियों का कितना सम्मान किया जाता है, भारतीय जनता पार्टी को हम लोगों से सीख लेनी चाहिए। जी। और जहां तक मुद्दे की जहां तक सवाल है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, तय हो जाएगा किसके साथ जाना है, किसके साथ नहीं जाना है। लेकिन मैं पुनः गुजारिश करूंगा कि नेताजी के ऊपर कोई भी ओछी हरकतें, ओछी बातें न करें। नहीं, मुलायम सिंह यादव अपने आप में बहुत बड़े हस्ताक्षर थे और बहुत बड़े नेता थे। उनकी जो उपलब्धियां हैं उनको कोई भी भुला नहीं सकता। और उत्तर प्रदेश की राजनीति का बातों पे ऑब्जेक्शन नहीं किया था, मुझे बड़ा अफसोस हुआ। जी नहीं, मैं, आप लोगों ने ऑब्जेक्शन किया, मैं भी उसी में शामिल हूं। मैंने वही कहा कि ऑब्जेक्शन करना चाहिए था जो वो कर रहे थे। ये जी, तो मैं नावेद गलत बात कर गए थे ये। आप, हम तो न्यूज चैनल पे सिर्फ आ गए, हमारा मन भी नहीं करता है। हम आपको बता नहीं, हम सब उस दुख में शामिल हैं। आज मैं खुद मन नहीं है अभी कहीं पे बैठने का। आज मैं खुद सफाई होके आया हूँ। आज मैं खुद श्रद्धांजलि दे के आया हूँ। हमारे खुद के पारिवारिक संबंध 1977 से चले आ रहे थे नेताजी से। जी, मैं नावेद शिको जी का जिक्र का रुख करूंगा। नावेद जी, ये बताइए कि इतने सालों से एक ही तरह के मुद्दे चलते आते हैं इन नगर निगम के चुनाव में, लेकिन स्थिति जस की तस रहती है, ऐसा क्यों?
जी बिल्कुल, इस बात में कोई शक नहीं है कि स्थिति में सुधार नहीं होता है, पार्टी किसी की भी, सरकार किसी की भी हो, लेकिन वो जो स्थानीय समस्याएं हैं 10 साल 20 साल पहले जो हम जिसकी चर्चा करते थे आज भी उसकी कर रहे हैं, शायद आने वाले 10 साल बाद भी वो समस्याओं का कोई सॉल्व ना हो पाए। उसका एक कारण है, आपने आज डिबेट जो रखी है निकाय चुनाव में, शायद इसलिए रखी है कि आज जनता की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं, उनकी जो परेशानियां, उस पर चर्चा हो, और जब चर्चा होगी तो उसका शायद समाधान निकले। आपके चैनल को कई लोग देखते हैं, राजनीतिक दल को ये शऊर हो कि ये कमियां हैं, वो मुद्दे, विपक्षी दल इस मुद्दों को उठाए और सत्तारूढ़ जो है वो इसको कम करने की कोशिश करे। लेकिन देखिए आपकी डिबेट कहाँ की कहाँ टहलने लगी। वो मुद्दे जहां जनप्रतिनिधि बैठे या राजनीतिक दलों के प्रवक्ता बैठे, लेकिन मुद्दों पर बात करने में हर आदमी कंजूसी कर रहा है, और करना चाहिए भाई, विपक्षियों को तो और ज्यादा करना चाहिए। जो तकलीफें जनता की हैं उसको एक बार नहीं 10 बार दोहराना चाहिए, क्योंकि जनता आशा करती है कि कोई भी राजनीतिक दल का प्रतिनिधि हो वो उसकी तकलीफ वो कहां तक अपनी बात रखे। आज की स्थिति जो कोविड का दौर गुजरा, इतनी परेशानियों में लोग गुजरे, बुखार से आदमी कांपने लगता है, डरने लगा है, खौफ है। लेकिन डेंगू की स्थिति क्या है, शहर में कितनी तेजी से फैल रहा है, मच्छरों का किस तरीके से आतंक फैला हुआ है, कौन करेगा इसकी बात। यही तो उम्मीद है, आज आपने डिबेट इसीलिए तो रखी कि उसकी बात हो, ये वादा किया जाए कि कम से कम चुनाव ही ऐसा मौका होता है जब सत्तारूढ़ कम से कम ये वादा करता है या विपक्षी दल ये वादा करता है कि इन कमियों को हम दूर करेंगे या हम इसको दूर करने के, लेकिन इस तरह की मुद्दों पर बात ही नहीं होती है। चुनाव आता है, तमाम ऐसी बातें होती हैं, उसको कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी किसी के नाम पर उलझा दिया जाता है और विषय से बिल्कुल भटक जाता है। लेकिन देखिए ये चीज़ें, एक चीज़ जो आपने कही ना कि ये समस्याएं कभी नहीं खत्म होती हैं, और ये बात बिल्कुल सही, उसका एक कारण और भी है। हम लोग स्थानीय मुद्दे ज़रूर कह देते हैं, लेकिन उसके पीछे एक बहुत गहरी बात होती है। अब पानी भरने की बात हुई, कई बार हम लोगों ने चर्चा की और चर्चा करने वाली बात भी है, बहुत लोगों को परेशानी हुई, लेकिन उसके पीछे एक भ्रष्ट तंत्र होता है। ऐसा नहीं है सरकार की योजना नहीं है, क्या सरकार प्रशासन ने उसके ऊपर काम नहीं किया, क्या बजट नहीं था, जनता के टैक्स का पैसा खर्च हो रहा था, अधिकारी मुस्तैद थे, योजनाएं थीं, लेकिन जो ठेका दिया गया सीवर साफ करने का, नाला साफ करने का, वहां कुछ ना कुछ खेल हो गया। वो भ्रष्टाचार एक राष्ट्रीय मुद्दा है, तो ये स्थानीय मुद्दों का कहीं ना कहीं कनेक्शन राष्ट्रीय मुद्दों से है, और इसका कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पोस्टमार्टम होना चाहिए। और इस समस्या को कतई भी लोकल नहीं मानिए, ये देश की समस्या है, ये राष्ट्रीय समस्या है जो जनता को परेशान करती है। जी नावेद जी आपका शुक्रिया, अरविंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। चौधरी साहब आपका भी शुक्रिया, लारी साहब आपका शुक्रिया, प्रियंका गुप्ता जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपने सुना कि किस तरह से जनता के मुद्दों पर बात होते होते बात कहीं और चली जाती है, और इसी वजह से हम लोगों को हर बार, चाहे वो बरसात का सीज़न हो, चाहे वो सड़कों की समस्या हो, चाहे वो छुट्टा जानवरों की समस्या हो, उनसे दो चार होना पड़ता है। पार्टियां अपनी अपनी तरह से अपने अपने मुताबिक अपनी अपनी चालों को चलेंगी, लेकिन हमें आम जनता को ये समझना होगा कि ये जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, वो हमें नगर निगम, नगर निकाय, नगर पंचायत, नगर पालिका इन्हीं के माध्यम से मिलेंगी। तो जब वोट करने जाएं तो बहुत सोच समझ के जाएं कि ये जो हमारे मूलभूत मुद्दे हैं उन पर कहीं कोई काम हो रहा है, वरना हर बार की तरह टीवी पे तस्वीरें चलेंगी, आपको वाटर लॉगिंग मिलेगी, कहीं पे जल भराव मिलेगा, कहीं पे टूटी सड़कें मिलेंगी, और फिर चुनाव आएंगे और फिर चुनाव पर हम मुद्दों की बातें करेंगे। अब तय ये करना है कि सिर्फ मुद्दों पर बातें ना हो, बल्कि उनको इम्प्लीमेंट करते भी देखा जाना चाहिए। ये भी नेताओं से और पार्टियों से बात लिया जाए। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और बने रहिए आप इंडिया न्यूज़ के साथ। नमस्कार।